गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 18 जनवरी 2021 के द हिंदू एनालिसिस में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा जोएल ऑस्टीन के कोट के साथ। फेथ इज अबाउट ट्रस्टिंग गॉड व्हेन यू हैव अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ट्रस्ट, फेथ, श्रद्धा जिसको हम कहते हैं, जहां पर लॉजिक को हम विश्राम दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो लॉजिकल ही हो। कई बार हमें लॉजिक को विश्राम देना पड़ता है और कई बार हमें श्रद्धा जो है एक प्रकार से हमारे जीवन के अंदर यू कैन से एक आशा की किरण जो है वो श्रद्धा से पैदा होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता है, तो उनको हम लॉजिकली सॉल्व नहीं कर सकते। उनको हम एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थिंक अबाउट इट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आपको पता है कि हमारे देश में जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए एज फार एज एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न्ड। तो एग्रीकल्चर के मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट जो हमारे देश में हैं, दैट इज़ अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी साहब के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको इंडियन एक्सप्रेस या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पढ़ने को मिलते हैं। ये वाला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। अपडेट डिबेट ये व्हाट्सएप के साथ जुड़ी हुई हैं। दिस वन इज़ अबाउट कोविड-19 वैक्सीन ऑफ कोर्स। और लास्ट में जो है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या होती है इसको समझेंगे। इसके ऊपर से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ऊपर से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये 26 जनवरी 2021 तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आईक्यू के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। लेक्चर अगर पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस 2019 में जो यूएन का आंकड़ा है वो ये कहता है कि बाय 2027 हमारा देश भारत जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश बन जाएगा। हम चाइना को भी ओवरटेक करने वाले हैं बाय 2027, आज से 7 साल के बाद। तो जिस देश में, I'll give you one example, forget about the country, आप फैमिली की बात करें, आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपके परिवार में लेट्स से 15 लोग हैं, तो आपको ज़्यादा साबुन चाहिए, आपको ज़्यादा शैम्पू चाहिए, आपको ज़्यादा वीट चाहिए, राइस चाहिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स चाहिए, बड़ा फ्रिज होना चाहिए, इज़न्ट इट? एक से भी ज़्यादा टेलीविजन्स होने चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, ज़्यादा पानी का कंजम्पशन होगा, क्योंकि 15 लोग एक बड़े से घर में रहते हैं। अगर एक परिवार में 3 या 4 लोग हैं तो उनके ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होंगे। इन द सेम वे, अगर एक देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फूड भी पैदा करना पड़ेगा। बाय 2030 ऑलमोस्ट 600 मिलियन पीपल विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो 2030 तक, आज से 10 साल के बाद, 9-10 साल के बाद 600 मिलियन लोग जो हैं वो कहाँ पर रहते होंगे? अर्बन एरिया में। हमारे सिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा क्राउडेड होंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो टाउन्स हैं वो फ्यूचर में आने वाले 9-10 सालों में बड़े शहर बन जाएं। अब शहर में तो आप खाने पीने की चीज़ें जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी जो है वो नहीं हो सकती, तो गांव से ही सारी चीज़ें जो हैं उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको आप कई बार हिंटरलैंड्स भी कहते हैं। हिंटरलैंड्स यानी कि रूरल एरिया, कंट्री साइड। तो वहाँ से सेफ फूड जो है आपको पहुँचाना पड़ेगा अर्बन एरिया में। आज भी यही होता है। आज भी हमारे सिटीज़ जो हैं उसमें
बाहर से यानी कि गांव से या फिर जो सबर्बन एरिया है वहाँ से सारी खाने पीने की चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड या फिर सप्लाई की जाती हैं। अब हमारे देश की खेती बाड़ी के ऊपर एक तरफ यहाँ पर जो हम बात की हमने, उसको आप एक शब्द से समझ सकते हैं, दैट इज डिमांड। डिमांड ऑफ फूड विल गो अप। ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं, खेती बाड़ी से जो हम चीज़ें पैदा करते हैं, ये चीज़ों की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एक तरफ हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी और दूसरी तरफ जो है वो हमारे शहर जो हैं वो भी बड़े होंगे और एक एरिया में बहुत सारे लोग रहते होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी एरिया। 2015-16 के डेटा के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में जो ज़मीन की साइज़ है, यानी कि एक व्यक्ति के पास जिनके पास खेती बाड़ी की ज़मीन है, तो एवरेज निकाले आप तो इट विल बी 1.08 हेक्टर। 1.08 हेक्टर, इट्स नॉट ए बिग पीस ऑफ लैंड। ये एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है। तो आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज हमारे देश का जो किसान है उसके पास एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए पहले एक ऐसा वक्त था कि दादाजी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, फिर उन्होंने अपने बच्चों में ये ज़मीन को डिवाइड किया, तो सभी जो हैं, पहले एक व्यक्ति बड़ा किसान था, अब उनके बच्चे जो हैं वो मीडियम साइज़ किसान हो गए, क्योंकि ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बच्चों में। फिर इनके बच्चों को ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो अब वो सारे जो बच्चे हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो एक ही फैमिली, जो ग्रैंडफादर लार्ज फार्मर थे, उनके पेरेंट्स मीडियम साइज फार्मर हो गए, और आज के जो बच्चे हैं या फिर उनके बच्चे जो हैं वो स्मॉल साइज्ड ज़मीन है उनके पास, एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है, बिकॉज ज़मीन जो है ये फैमिली की ज़मीन डिवाइड होती गई। तो छोटी ज़मीन के टुकड़े में आप ना तो ट्रैक्टर ख़रीद पाएंगे, अगर ट्रैक्टर, दूसरी कोई आपकी इनकम है और ट्रैक्टर ख़रीदते भी हैं तो भी वो अफोर्डेबल नहीं होगा, राइट। फिर आप नई नई चीज़ें टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है। तो ज़्यादातर ऐसे जो किसान हैं वो सिर्फ एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसको कहते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपने पैदा की वो आपके खाने पीने के लिए किया है, आपके सर्वाइवल के लिए है। थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो वो आप मार्केट में बेचते हैं, तो उससे कोई आपको इतना खास प्रॉफिट नहीं होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे देश के ज़्यादातर किसान जो हैं वो गरीब हैं, और इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली होती है सप्लाई के ऊपर भी, यानी कि आपका प्रोडक्शन जो है वो भी कम होगा, क्योंकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा सर्वाइवल के सर्वाइवल मोड में ही है कि आपका सर्वाइवल हो गया, आपका गुजारा जैसे तैसे हो गया, उसके बाहर आप सोच नहीं सकते। जब आपके पास लेट्स से सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, जब आपके पास जॉब नहीं होती है, तब आप उस टाइम पर कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं कर सकते। पहला स्टेप होता है कि आप अपनी एक इनकम को स्टेबल करें, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको नए विचार आएंगे कि ये करते हैं वो करते हैं। ये क्रिएटिविटी जो है, एक बार सर्वाइवल मोड ख़त्म हुआ उसके बाद ही हो सकती है। सेम थिंग गोज़ विथ आवर एवोल्यूशन। अगर आप हमारे दिमाग को भी स्टडी करें तो सबसे पहले जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो डेवलप हुआ था, उसके बाद लॉजिकल ब्रेन डेवलप हुआ। एनीवे, आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज थियरीज, लेकिन जस्ट एक समझने की बात है। 42% ऑफ कंट्रीज वर्क फोर्स इज एंगेज्ड विद दिस सेक्टर। हमारे देश की 42% वर्क फोर्स जो हैं, लेट्स से कि अगर 100 लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं तो उसमें से 42 लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। और अब पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर सप्लाई भी इसको फुलफिल करने की कोशिश करेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर फिलहाल आज भी हमारे देश में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है खेती बाड़ी के ऊपर, यानी कि ज़मीन के ऊपर, जो कल्टीवेबल लैंड है उसके ऊपर, और पानी का भी उतना ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो सॉफ्ट वाटर हैं, जिसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें से 100 लीटर पानी अगर है तो 100 लीटर में से 90 लीटर पानी जो है वो खेती बाड़ी के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो हमारे किसान जो हैं जितना पानी यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। इससे कम पानी में हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो
और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो ज़मीन के ऊपर और पानी दोनों के ऊपर, और ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनका डिस्ट्रक्शन एक बार हमने कर दिया उसके बाद ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पैदा कर सकें। ऑफ कोर्स आप आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हैं कि जो समंदर का पानी है उसको हम फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि मुंबई में आप पानी जो है वो लेट्स से डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगाएंगे तो मुंबई के लोगों को तो शायद आप पानी पहुंचा दें, लेकिन क्या यही पानी आप दिल्ली के लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि दिल्ली की तो कोई बॉर्डर नहीं है किसी समंदर के साथ। तो जस्ट थिंक अबाउट, तो ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर काम आ सकता है, लेकिन हिंटरलैंड में या फिर जो अंदर का भाग है वहाँ पर आप पानी को ऐसे नहीं पहुँचा सकते। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू? यहाँ पर अशोक गुलाटी साहब ने 4 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। नंबर 1 इज़ प्रोड्यूस इनफ फूड। हमें ज़्यादा या फिर इनफ पर्याप्त मात्रा में हमें फूड को प्रोड्यूस करना होगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो ज़्यादा फूड भी हमें पैदा करना होगा, और ज़्यादा फूड पैदा करने के लिए जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको भी चेंज करना होगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। अगर एक छोटे से एरिया में से चाइना 100 किलो राइस पैदा कर रहा है और उसी ज़मीन का टुकड़ा भारत में है, ऑफ कोर्स वेदर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ 30 किलोग्राम राइस पैदा करते हैं इतनी ज़मीन में, तो ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है। वी शुड बी समवेयर अराउंड 95, 90, ये 30 से तो बहुत ज़्यादा ही होना चाहिए। फ़िलहाल हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम बहुत बड़ी ज़मीन का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज़ ये बहुत ही कम है। एक देश इतनी एरिया में इतनी फसल पैदा करता है जो हम इतने एरिया में करते हैं। तो वी नीड टू प्रोड्यूस इनफ, और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रेट्स हमारे होने चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, इसमें सॉइल को बचाना, पानी का सदुपयोग करना, एयर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी। ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल बिगड़ेगी, फिर यही जो मिट्टी है उसमें से जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें ये यूरिया मिल जाएगा और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा। फिर एयर पोल्यूशन के बारे में यू नो वेरी वेल, स्टबल बर्निंग फॉर एग्जांपल, और जब आप स्टबल बर्निंग करते हैं तब बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी मर जाते हैं। थर्ड इज़ फ्रेश, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट अफोर्डेबल प्राइस। फूड फ्रेश होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशन से भरा हुआ होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइस में होनी चाहिए। आज हमारे देश की सिचुएशन ये हो गई है कि ऑर्गेनिक फूड जो है, ऑर्गेनिक बनाना, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने ये बताया था कि भारत के किसान जो हैं वो सोच रहे थे कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने यही तो किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हम करते आए हैं, और आज हमें यह भी नहीं पता कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अफोर्डेबल प्राइस में हम फ्रेश, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को पैदा करें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड फोर्थ इज सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू फोर्क। फार्म टू फोर्क यानी कि सप्लाई चेन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। फार्म यानी कि जहाँ पर आपने चीज़ें पैदा की, और फोर्क यानी कि आपके टेबल तक पहुँचे चीज़ें। तो इट शुड बी ईजी, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, कॉस्ट जो है मार्केटिंग का कम होना चाहिए, और सबसे बड़ा इश्यू जो हमारे देश में है जिसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड लॉस जो है, डिस्ट्रक्शन जो है, वो टेबल के ऊपर नहीं लेकिन स्टोरेज के टाइम पर हो जाता है। जब खेतीबाड़ी में कोई चीज़ पैदा की और आप उसको अलग अलग जगह पर पहुंचा रहे हैं तो उस टाइम पर जो वेस्टेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये हमें करने होंगे इफ़ यू वांट टू अचीव दिस डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। और फार्मर की जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर किसान जो हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी तो वो नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसान जो हैं वो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें,
उनके पास बेस्ट मार्केट का एक्सेस होना चाहिए। अगर चावल की कीमत उनको इंटरनेशनल मार्केट में 10, 15, 20 रुपए ज़्यादा मिल रही हैं तो किसी भी प्रकार की उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। जनरली होता यह है कि जब भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि अभी सरकार ने उसको हटाने की बात की है, लेकिन पार्शियली इसको हटाया है कि जब भी चाहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भारत की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए करती है, लेकिन ये फुलफ़िल करने के चक्कर में प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसानों को राइट प्राइस, जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट की ज़्यादा प्राइस है तो उसका लाभ जो है वो हमारे किसान नहीं उठा पाते। फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिससे इससे पहले भी हमने बात की थी, वी नीड टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D में इन्वेस्ट करना होगा। R&D खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि एटलीस्ट उनकी जो एग्री GDP है उसका 1% उनको R&D में इन्वेस्ट करना चाहिए। भारत जो है वो 1% से भी कम, 0.5% ही इसमें इन्वेस्ट करता है। ICAR और जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होना चाहिए कि वो भी रिजल्ट्स पैदा करें। राइट, सिर्फ फंडिंग से ही कुछ नहीं होगा, उनको फंड मिलते रहें और वो कुछ रिजल्ट पैदा ना करें, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हुआ। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जांपल यूरिया की वजह से ज़मीन बिगड़ गई और पानी भी बिगड़ गया, जो मैंने अभी आपको समझाया। और सबसे ज़्यादा ये नुकसान हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ के किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की भी आवश्यकता है। सिर्फ हम शुगर और वीट के ऊपर या फिर राइस के ऊपर निर्भर रहें, दिस इज़ नॉट हेल्थी। FCI के पास भी, क्योंकि MSP देकर सरकार खरीदती है, तो ये सारा सामान किसके पास जाता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो इसके ऊपर जो प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर, वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। क्या आपको पता है कि FCI जो हैं उनके ऊपर कितना कर्ज है? इट इज़ 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है FCI के ऊपर। और बहुत सारा सामान जो है वो बिगड़ भी जाता है हर साल। Rice remains globally competitive, but it should be remembered that exporting rice is like exporting water as well. चावल पैदा करने के लिए जितना पानी का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि 10, 15, 20 रुपए ज़्यादा मिले, लेकिन चावल को सिर्फ हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको पैदा करने के लिए जो पानी है, जो प्रेशियस वाटर है, वो भी हम इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको अशोक गुलाटी साहब के आर्टिकल्स में ही पढ़ने को मिलती है, वो ये है कि ये सारे सेक्टर्स, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पैदा करना, यानी कि हॉर्टिकल्चर, तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई भी MSP नहीं दी जाती हैं, लेकिन फिर भी 2018-19 में अगर आप देखें तो लाइव स्टॉक और फिशरी की वैल्यू जो है ये 40% ज़्यादा हुई। मीन्स 40% जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एग्रीकल्चरल आउटपुट है, तो उसमें 40% कंट्रीब्यूशन था पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और सिर्फ इन दोनों का, लाइव स्टॉक और फिशरी का। और हॉर्टिकल्चर जो है उसका कंट्रीब्यूशन था 21%। तो सीरियल्स और शुगर केन, हमेशा वीट, राइस और शुगर केन जिसमें MSP मिलती है, तो उसका कोई ख़ास इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। और दूसरे जो एलाइड सेक्टर है, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और हॉर्टिकल्चर, जिनको MSP नहीं मिलती है, तो उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। तो सिर्फ MSP वाले क्रॉप्स के ऊपर फोकस करना जो है ये भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। हमारे देश ने बेसिक हंगर को तो फुलफिल कर लिया है। फ्री फूड या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को भरपेट खाना मिल जाता है, लेकिन आज भी न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस नहीं है। तो हर एक लेवल पर महिलाओं को एजुकेट करना, इम्यूनाइजेशन ड्राइव, सैनिटेशन, न्यूट्रिशियस फूड पैदा करना, ये सारी चीज़ें जब हम एक साथ करेंगे, होलिस्टिक एक अप्रोच होगा, तब जाकर हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर की है, वो ये है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं, लेट्स से आप एक गरीब परिवार हैं, तो आपको जो फ्री फूड मिलता है, तो फ्री फूड नहीं, सरकार उसके बदले आपको कैश दें, कैश ट्रांसफ़र करें। और कितना? जो MSP हैं उसके ऊपर 25%। तो लेट्स से MSP 10 रुपये है और 25%, लेट्स से 2.5, इज़न्ट इट? तो आपको
₹12 50 पैसे जो हैं वो सरकार ट्रांसफ़र कर देंगे। जस्ट ए रफ एग्जांपल, इतने पैसे से कुछ नहीं होता है, हम जस्ट आपकी समझने के लिए है। तो 12.5 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र कर दिए। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लेस कॉस्टली, क्योंकि FCI जो है वो जो MSP देकर चीज़ें खरीदता है, तो MSP 10 रुपये दिए और ऊपर से 40%, तो इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 14 रुपीज़ का खर्च होता है, क्योंकि स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरिंग में 40% जितना, MSP के ऊपर 40% जितना खर्च जो है वो FCI का हो जाता है। तो ये 14 रुपीज़ सरकार को देने पड़ते हैं, यहाँ पर 12.5। तो बाकी के जो पैसे बचते हैं 1.5, ₹1.50, उसका इस्तेमाल सरकार दूसरी जगह पर कर सकती है। और लोगों को कैश अगर आप देंगे तो फिर वो सिर्फ बेसिक हंगर के साथ नहीं, वो कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें भी खरीद सकेंगे, इज़न्ट इट? तो ये था आज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। फिर बात करते हैं इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस के बारे में। ये कोविड-19 वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कर दी है। पहले दिन की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। हमारे देश में 3,350 ऐसे सेशंस रखे गए। 12 राज्यों में कोवैक्सीन अवेलेबल थी, बाकी के राज्यों में कोविशील्ड। अब यू नो इट वेरी वेल कि कोवैक्सीन को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। भारत सरकार का टारगेट यह है कि 11 मिलियन, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख जितनी कोविशील्ड्स और 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख जितनी कोवैक्सीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी हेल्थ वर्कर्स को, सैनिटेशन वर्कर्स को और म्यूनिसिपल वर्कर्स को। हमें ये याद रखना है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। एक लंबे टाइम तक ये प्रोसेस जो है वो हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। सरकार ने टारगेट ये रखा है कि जुलाई 2021 तक 3 करोड़ जितने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और उसके बाद 27 करोड़, तो टोटल 30 करोड़ लोगों को, तो हमारे देश की आप समझ लीजिए 25% जितनी पॉपुलेशन को इनोक्यूलेट करने की बात है। और हमारे देश की ये क्षमता भी है। हमने इंद्रधनुष और पोलियो टीकाकरण और ऐसे बहुत सारे इम्यूनाइजेशन के ड्राइव हमने किए हैं। तो हमारे अंदर ये एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की एबिलिटी है। और जितने ज़्यादा मेडिकल स्टाफ के लोग इस वैक्सीन को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही जो आम जनता है उनका कॉन्फिडेंस इस वैक्सीन के ऊपर बढ़ेगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि मेडिकल स्टाफ के लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करें। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, सरकार किसी को फोर्स ना करे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपडेट डिबेट व्हाट्सएप ने, आई एम श्योर इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमारे दूसरे फैकल्टीज़ ने भी बनाया है, और अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखा है देन एज वेल इट्स फाइन। मैं बहुत ही ब्रीफ में अगर आपको बता दूं तो व्हाट्सएप जो है उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया। अब व्हाट्सएप का कहना यह है कि आपका कुछ ऐसा डेटा है जिसको व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगी, और इसको लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हुए, लोगों ने उसका विरोध किया, और फाइनली बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप को डिलीट करके वो सिग्नल नाम का एक ऐप है, और टेलीग्राम तो आप यूज़ करते ही होंगे, तो सिग्नल और टेलीग्राम में बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइवर्ट हो गए। तो व्हाट्सएप को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि व्हाट्सएप जब से आया है आई डोंट थिंक सो व्हाट्सएप ने इतना बड़ा कोई चैलेंज आज तक फेस किया। व्हाट्सएप ऑल ऑफ द सडन काफ़ी फेमस हो गया। व्हाट्सएप ने BBM जो ब्लैकबेरी मैसेंजर था, इट वाज द ट्रू इनोवेशन। BBM ने ये रियल टाइम मैसेजिंग की शुरुआत की और व्हाट्सएप उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया। BBM इसको नहीं ले पाया, या फिर ब्लैकबेरी इसको नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले पाया, तो व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप काफ़ी फेमस हो गया, और यू नो द हिस्ट्री राइट। अब व्हाट्सएप ने पॉलिसी अपडेट करने की कोशिश की, लोगों ने इसका विरोध किया। इतना विरोध तो फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो स्कैंडल हुआ था उस टाइम पर भी नहीं हुआ था। फेसबुक, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने फेसबुक के यूज़र्स का डेटा लिया और ये डेटा जो है पॉलिटिशियंस को दिया। ये सारी चीज़ें जो हुई थी, एक पूरा स्कैंडल हुआ था। तो उस टाइम पर भी फेसबुक का इतना विरोध नहीं हुआ था जितना इस बार हो रहा है। तो ये एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ है व्हाट्सएप के लिए, लेकिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉटम लाइन मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर मेरा डेटा है तो मेरा कंट्रोल होना चाहिए कि कौन सा डेटा शेयर किया जाए, कौन सा डेटा शेयर ना किया जाए। मैं जब चाहूँ, अगर मैंने आज आपको परमिशन दी है कि मेरा डेटा आप यूज़ करें, और मैं चाहूँ तब मैं अपने डेटा को आपसे वापस ले सकता हूँ। मेरा डेटा जो है उसके ऊपर
मेरा अधिकार ही होना चाहिए। ऐसा यूरोप में आपको देखने को मिलता है। यूरोप में बहुत ही सख्त कानून है इसको लेकर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको GDPR कहते हैं। और GDPR जो है वो ऐसे जो ऐप्स होते हैं, एक ऐप दूसरे ऐप को डेटा प्रोवाइड करे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अलाउड नहीं हैं। लोगों ने विरोध किया तो फेसबुक ने अपनी जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया है, 15 मई 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। और फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को ख़रीदा तो आपको पता होगा कि उस टाइम पर स्टार्टिंग में अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते थे तो आपको शायद पता हो कि व्हाट्सएप को आपको यूज़ करने के लिए साल में एक बार कुछ पैसे पे करने पड़ते थे। लेकिन अब मीन्स कुछ टाइम पहले फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को ख़रीदा है। तो ऑफकोर्स वो पैसे जनरेट, क्योंकि डेटा जनरेट हुआ तो अब वो लोग इसको यूज़ करने लगे, लोग इसके आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए या फिर यूज टू हो गए। तो अब फेसबुक जो है इसमें से पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा डेटा और हमारे डेटा से वो पैसे कमाए और हमें कुछ ना मिले, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और फिर हमारे डेटा का कैसे इस्तेमाल होगा, वो डेटा के मालिक बन जाए, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारे देश में भी हमें कुछ GDPR से, ये जो यूरोपियन यूनियन का कानून है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों के प्राइवेसी के बारे में। एंड एज यू नो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है कि प्राइवेसी जो है ये हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट है। इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, एक हादसा ऐसा हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन के टीचर थे, कोई एक फेमस कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर थे, प्रोफेसर थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की, और अगर वो आप कोर्स लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो खुद ही वही सर्टिफिकेट देते थे, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देता था। तो ऐसे क्या किया, उन्होंने पैसे बनाने की कोशिश की, और फिर जब पता चला इंस्टीट्यूशन को तो इंस्टीट्यूशन ने उनको निकाल दिया। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हैं वो टेक्नोलॉजी मीडिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा प्रोवाइड करके वाया टेक्नोलॉजी वो आपको चीज़ें, जैसे कि ई फार्मेसीज़, राइट। ई फार्मेसीज़ अच्छी बात है कि आपको दवाई लेने के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक जगह से आपके घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से ही दवाई जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग, एक्सक्यूज मी। तो दैट्स अ गुड थिंग कि आप दवाई ऑर्डर कर सकें, लेकिन फिर आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर दवाई मिलने लगे तो दैट इज़ नॉट गुड, इज़न्ट इट? दैट इज़ नॉट हेल्थी फॉर अ नेशन। एक देश के लिए किसी ने आत्महत्या करने के लिए कुछ ऐसी टैबलेट्स ऑर्डर कर दी और ई फार्मेसीज ने ये सप्लाई कर दी, तो फिर हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? तो ऐसी बहुत सारी शैडो एंटरप्रेन्योर्स, शैडो कंपनीज जो हैं उसकी स्टार्टिंग हो चुकी हैं। बेटिंग, ऑनलाइन गेम्स के ऊपर शर्त लगाना, तो ये भी ब्लैक मनी और इन सारी चीज़ों को, लोगों को एडिक्शन या फिर लोगों को बैंकरप्ट बना सकती हैं, लोगों को प्रेशर में डाल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, और इसको रेगुलेट जो है वो सरकार को करना चाहिए। हमें इसको लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता है। फिर बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने स्ट्रेस के टाइम पर बहुत सारी स्मॉल कंपनीज को ख़रीद लिया। और चाइना का अगर एग्जांपल दे तो चाइना ने अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर की शुरुआत कर दी। चाइनीज़ कंपनी के पास पैसे थे, तो लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो हमारे देश की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डूबने लगी। तो उस टाइम पर चाइनीज़ कंपनीज ने हमारे देश की कंपनीज को ख़रीदने की शुरुआत कर दी। तो इसको सरकार ने रोका। अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने एक लॉ भी बनाया था। इनफैक्ट वो लॉ आज भी एप्लीकेबल है। और यू नो दिस इंस्टेंट लोन ऐप जिसके बारे में हमने बात की थी कि कैसे आपको लोन दी जाती है, ईजिली लोन दी जाती हैं, राइट। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है, और फिर वो इंटरेस्ट रेट पे करने इतना ज़्यादा होता है कि वो पे करने के लिए आपको दूसरी लोन, आपका ही डेटा इस्तेमाल करके उसी कंपनी की एक सब कंपनी या फिर दूसरे नाम की कंपनी आपको इस लोन पे करने के लिए यू नो दे विल गिव यू मनी, और फिर आप कर्ज के चक्कर में डूब, आपकी एसेट्स और सारी चीज़ें ये लोग जो हैं वो आपसे छीन लेंगे। तो ये चीज़ें जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर शैडो एंटरप्राइजेस जो नज़र आ रही हैं, तो इनको हमें हमें इन द सेंस सरकार को, गवर्नमेंट को इसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए और इनको रोकना भी चाहिए, वरना ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सिस्टम्स को
बर्बाद कर देगी. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमारे यूपीएससी के कोर्स के ऊपर भी रिपब्लिक डे सेल अवेलेबल हैं. सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट आई टोल्ड यू हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. Thank you very much for your love and support, dear friends. Thank you very much for your comments. मैंने आपकी comments पढ़ी. And thank you very much for sharing this video with other students. And I will see you soon with 19th January 2021's lecture as well. कल बहुत ज़्यादा busy schedule था channel work को लेकर, so I was not able to record the lecture. बट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर, इट इज़ 19th January 2021. तो जस्ट नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेक्चर दैट इज़ 19th January वाला लेक्चर. सो विल बी बैक टू नॉर्मल फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एज प्रॉमिस्ड. सो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.